ओके, लास्ट टाइम पर जो है हम लोग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ चुके थे, उससे आगे डिफरेंसेस भी हमने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के पढ़ लिए थे, आज उससे आगे पढ़ना है। और उससे आगे जो चीज आज हम लोग शुरू कर रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिया था, उसके बाद कोई जिक्र नहीं किया हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। आज उसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। तीन टाइप की बेस थी एटम्स के कंबाइन होने की। क्या थी कि भैया एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, दूसरे में क्या था कि दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर ले, तीसरे में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स एक डोनेट करें लेकिन वो शेयरिंग में दोनों के काम आए। तो उस बॉन्ड को हम लोगों ने बोला था क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैं बोलता हूँ क्या, अब मैं देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा, उससे हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब सा लगे। देखिए मैं क्या डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द कोवलेंट बॉन्ड, द कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बोल रहा हूं इसको भी कि द कोवलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर is donated by electron pair is donated by one atom। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट किया जाता है वन एटम से, बट शेयर्ड बाय बोथ, लेकिन वो शेयरिंग दोनों के द्वारा किया जाता है, बट शेयर्ड बाय बोथ। The covalent bond in which electron pair is donated by one atom but shared by both is known as coordinate bond। उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या बोल रहा हूं कि वो कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे ये ए है ये बी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक के द्वारा डोनेट किया जाएगा लेकिन वो शेयरिंग में दोनों के काम आएगा, मतलब दोनों के काम आने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है वो, ठीक है। हम सिर्फ बोल देते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए, ठीक है, ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए के पास है, प्लस बी, बी के इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से दिखाता हूं, ये 1 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये बी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ए और बी जो है, वृंदा आप कोई वेटिंग में आए तो परमिशन दे देना उसको, ठीक है। अब मुझे ठीक है वृंदा, किसी का कोई प्रॉब्लम हो, हम इम्प्रेशन दे तो मेरे को बता देना, ठीक है। और कोई मीटिंग से निकल जाए तो उसको एंटर कर लेना, या फिर मैं बता दूंगा तेरे को, जैसे भी होगा। एक लड़का आएगा अभी, ललित कुमार, ठीक है। एक आएगा हर्ष शर्मा, एक ललित, हर्ष तो मैंने ले लिया, ठीक है। एक ललित कुमार हो रहेगा और एक आएगा, हाँ बस, ठीक है। इनको परमिशन दे देना बढ़िया। ओके सर। इनको बार बार लीव करके टाइम वो करवाना है, मैं कितनी बार वहां जाऊँ। अब देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ए के पास आप देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर देखिए ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ए तो एक तरह से सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रखता है, ए का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे साथ साथ
मेरे भाई बी का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो वो क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बी को डोनेट कर देता है। डोनेट किस लिए कर रहा है? डोनेट सिर्फ इसलिए कर रहा है कि भैया उसको तू भी काम में ले ले, लेकिन जो है जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन मैं इस पेन से दिखा रहा था, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बी को डोनेट कर दिया। डोनेट किस लिए किया? डोनेट सिर्फ शेयरिंग के लिए किया है कि भैया आप शेयर कर सकते हो, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो, इस तरह से। तो इस तरह से बी का भी ऑक्टेट अगर आप देखें तो बी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस तरह से ए के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ अगर हम लोग ढंग से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसका है? वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसका है? ए का है। ए ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। जब इस तरह से कोई एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बी को डोनेट किया, तो इस तरह से इस बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस एरो से दिखाते हैं, और एरो कहां से कहां तक जाता है? वो डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ जाता है। ये एटम कैसा हो गया? ये डोनर एटम हो गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ठीक है। और ये एक्सेप्टर एटम हो गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया। सॉरी, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया? एक्सेप्ट किया, इसलिए एक्सेप्टर एटम हो गया। उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसलिए वो डोनर एटम हो गया, ठीक है। अब कहता है सर आपने ऊपर इसको कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोला? तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें शेयरिंग हो रही है। जहां कहीं पर भी शेयरिंग होती है उस बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड नाम देते हैं। तो इसको कोवलेंट बॉन्ड नाम इसलिए दिया गया कि इसमें क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है, ठीक है भाई। अब दूसरी बात हम लोग करें, यहां पर मैं आगे लिख रहा हूं क्या कि द इलेक्ट्रॉन पेयर, sorry, the electron pair donor and acceptor, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और एक्सेप्टर ये दोनों एटम जो हैं, एटम फॉर्म डेटिव बॉन्ड। वो कैसी बॉन्ड बनाते हैं? डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। डेटिव बॉन्ड का नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कभी सोचो कि और कुछ लिख दिया हो। डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही चीज है, ठीक है। चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दे चाहे डेटिव बॉन्ड बोल दे। द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एक्सेप्टर एटम जो है वो डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस बॉन्ड is represented by an arrow। ये जो बॉन्ड है वो एक एरो से रिप्रेजेंट करी जाते हैं। दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। उसके बाद आगे की बात करें, आगे मैं क्या बोल रहा हूं? आगे मैं बोल रहा हूं कि भैया इसकी फॉर्मेशन हुई क्या से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई कैसे। तो देखिए आप लोग समझ जाएंगे, थोड़ा सा अजीब लगेगा यहाँ पर। तो मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए बोलता हूं कैसे फॉर्मेशन हुई। देखिए सबसे पहला मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन बताए मैंने बताया कि ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्लस बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बी के पास मैंने बताया कि बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल सा ही एग्जांपल ले लिया। अब मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले स्टेप में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए क्या हुआ
ए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बी को डोनेट कर दिया। ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात नहीं कर रहा, मेरी बात ढंग से सुनना, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनी होगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, धीरे धीरे दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, लेकिन कैसे पहुंचे उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, बी के पास कम थे, तो ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, बी को दे दिया। ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया भाई, बी को दे दिया। तो ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को देने के बाद क्या हुआ, आप देखोगे कि ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप देख लो, एक दे दिया ना, कितने हो गए, 7 हो गए। कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। बी के पास बताओ कितने हो गए, बी के पास भी कितने हो गए, 7 हो गए, क्योंकि 6 थे, एक उसने एक्सेप्ट कर लिया। कैसा चार्ज, नेगेटिव। ठीक है, ए के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और बी के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो डोनर एटम था आपका, डोनर एटम जो था ए, लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, विच इज एक्सेप्टेड बाय अदर एटम, जो दूसरे एटम के द्वारा क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, अब कहता है उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि भैया ए के पास अगर हम लोग देखें तो ए के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसा चार्ज, पॉजिटिव। बी की बात करें तो बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं ये 7वां इलेक्ट्रॉन जो है वो येलो से ही दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो किसका है, ए का ही था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आगे क्या हुआ, अब दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। अब दोनों के पास 7-7 हो गए, इसके पास 7, इसके पास Cl2 की फॉर्मेशन पड़ी थी ना पीछे, दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए और बी ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लिए, शेयर कर लिए। तो ये ए और ये बी, ठीक है, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लिया, ये इसके साथ थे, ये इसके साथ थे, दोनों ने क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली। शेयरिंग करने से दोनों का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया, दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का ऑक्टेट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये चीज बात यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो अब शेयरिंग कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में था किसका, ए का ही था, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो गए किसके हैं, वो ए के ही गए हैं, तो इसलिए हम लोग इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। क्या हुआ स्टेप में, नाउ these charged particle these charged particle shared इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उस चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, शेयर कर लिए। इस बॉन्ड को हम लोग किस तरह दिखाते हैं, ए से एरो किसकी तरफ, बी की तरफ, क्यों, क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक नोट बोलता हूं कि आपने यहाँ पर कह दिया कि सर जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना
उसमें तो आपने एक कोवलेंट बॉन्ड बना दी, सेकंड स्टेप में मैंने क्या दिखा दी, कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो इस स्टेप में मैंने क्या दिखा दी, कोवलेंट बॉन्ड, और इस स्टेप में क्या दिखा, आयोनिक बॉन्ड वाली टेंडेंसी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसमें तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसमें तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें किस किस का, इसमें आयनिक बॉन्ड का और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं अब, इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड is a combination of ionic and covalent bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कॉम्बिनेशन हो गई आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड का। So coordinate bond is a combination of ionic and covalent bonds. So it is also called semi-polar और co-ionic bond। इसलिए हम लोग इसे सेमी पोलर और को-आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के 4 नाम हो गए, क्या नाम हो गए, ठीक है, 4 नाम हो गए। कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, सेमी पोलर बॉन्ड और को-आयोनिक बॉन्ड। देखिए को-आयोनिक, को मतलब कोवलेंट, आयोनिक मतलब आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट सेशन जब शुरू होगा तो आपको 5 मिनट मिलेगी पहले अपने डाउट बोलने के लिए, उस टाइम फिर मैं आपके डाउट ले लूंगा, जो भी आपके जहां पर भी डाउट होगा। अब देखिए सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं लिया मैंने अमोनिया एंड BF3। अगर आप इनका नॉर्मल लेविस स्ट्रक्चर ही बनाएं तो लेविस स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, प्लस BF3 का लेविस स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। अब मेरी बात ढंग से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूं। यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। बोरॉन की बात कीजिए, 1 2 3 4 5 6 नहीं है कंप्लीट। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए किसको दे देता है, बी को दे देता है, मतलब बोरॉन को दे देता है। तो क्या हुआ, NH3 और BF3 के बीच में इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गई, ठीक है। NH3 और BF3 के बीच में इस तरह से ये एटम कैसा हो गया, ये एटम हो गया डोनर एटम। कैसा एटम हो गया, डोनर एटम, ठीक है। इस एटम ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, ये कैसा एटम हो गया, एक्सेप्टर एटम हो गया। डोनर एटम को आप लोगों ने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, लेविस बेस, कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो या वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो उसे लेविस बेस बोलते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता हो उसे लेविस एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो लेविस एसिड और लेविस बेस ये 2 चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई बात नहीं भैया एक एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, NH3 एंड H पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का फिर से आप लोग जब लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास वही 8 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे इसके पास लोन पेयर के फॉर्म में, H पॉजिटिव है।
हाइड्रोजन के पास आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर उसने वो भी लॉस कर दिया तो इसका मतलब उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना होता, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो नाइट्रोजन अगर अपना इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इसको शेयरिंग के लिए दे देता है तो इससे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को दे दिया, जिससे इसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया। कैसा चार्ज बचा हुआ है? पॉजिटिव। इसे हम लोग NH4 पॉजिटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस एटम ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ये डोनर एटम हो गया, और दूसरे ने एक्सेप्ट किया है, वो एक्सेप्टर एटम हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल मैं कहता हूं कि मान लीजिए तीसरे एग्जांपल में बोला गया H2O एंड H पॉजिटिव। ठीक है, अब H2O में देखिए, जब आप H2O का लेवल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए। ठीक है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप देखिए ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करवाने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है। तो क्या हुआ? कैसा एरो? ये एरो। मॉलिक्यूल पर कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पहले से ही पॉजिटिव है। अगर पहले से पॉजिटिव नहीं होता तो कोई चार्ज नहीं आता। क्या लिख सकते हैं इकट्ठा करके? H3O पॉजिटिव, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हो गई, H3O पॉजिटिव। ये यहाँ पर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है। ठीक है भाई, ओके। अब मैं यहाँ पर बात करता हूं आगे। आगे मैं बोल रहा हूं दैट इज क्या कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज का क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज है? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि देखिए, आपने कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कॉम्बिनेशन है। किसके साथ कॉम्बिनेशन है? कोवलेंट बॉन्ड का और आयनिक बॉन्ड का। तो इसकी प्रॉपर्टी जो होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, वो भी बीच की होंगी। किसके बीच की? कोवलेंट बॉन्ड की और आयनिक बॉन्ड की। तो मैं क्या बोल रहा हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट bond are intermediate of ionic and covalent bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट है। किस किस का? आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का। अब दूसरी, पहले प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल स्टेट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कंपाउंड जो हैं वो तीनों फिजिकल स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैं एक बात लिख रहा हूं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगी एक बात। क्या कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है आयोनिक बॉन्ड का, उसके बाद होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का,
और उसके बाद होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा होगा बट आयनिक बॉन्ड से कम होगा। तीसरी बात करें हम लोग, दैट इज क्या, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, स्पेरिंगली soluble in water। वाटर में स्पेरिंगली soluble है, मतलब लेस soluble है। चौथी बात करें कि दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है गुड़िया, कितनी देर बची है आप बताओगे मेरे को? 10 minutes। अच्छा ओके, चलिए तो मैं अभी है ना 1 सेकेंड स्क्रीन रोक रहा हूँ क्योंकि इसके बाद नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। हाँ गुड़िया, एक बार आप मुझे वापस से होस्ट बनाओगे? सर थैंक यू। ओके, नव आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बार सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। रचित शर्मा जी थोड़ा तेज बोलें। सर एक बार लास्ट पॉइंट कंडक्टर रिपीट ऑफ कर दो सर। मेरे इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वाला दिखा दूंगा, वो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दिखा दूंगा, लेकिन डाउट पूछ रहा हूँ मैं, डाउट पूछ रहा हूँ। जिसको डाउट है वो अपने आप अनम्यूट करके एक बार बोले। सर फिर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो नहीं, किसने कहा है? आप बताइए सर जैसे NH3 और BF3, आप मेरी बात सुनिए सुमित राय जी, आपने एग्जांपल लिया था NH3 और BF3 का, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है? यस सर। आप देखिए क्या उसमें कोई चार्ज आया था? कोई चार्ज नहीं आया। ओके सर। ठीक है ना भाई, कोई चार्ज नहीं आया, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर थोड़ी हुआ है, वो तो शेयरिंग के लिए दिया है ना भाई। जब हम लोग किसी को पैसा दे दें, मैंने उस टाइम भी बताई थी, अगर हम लोग किसी को पैसे उधार दे दें तो वो कर्जा हो गया, लेकिन वही पैसे उसको ये बोला गया कि तू वही मेरे साथ रह के यूज कर, तो वो कर्जा नहीं हुआ, वो सिर्फ शेयरिंग हुई। वो सिर्फ क्या हुई? शेयरिंग हुई। जैसे मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ये चैप्टर शुरू कर रहे थे तब भी मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वो आदमी के पास पैसे हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ इतने ही है कि वो अपना गुजारा चला सकता है और अपने भाई को कह के उसके अपने भाई के साथ काम कर सकता है। जो लोग स्टार्टिंग के क्लास में फर्स्ट लेक्चर में थे उनको पता होगी। और कोई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है? अभी देखो है टाइम, इस लेक्चर में 7 मिनट बची हुई हैं, और क्योंकि उसके बाद टॉपिक हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन शुरू, और उसके बाद आपको मिल जाएगा असाइनमेंट उसको करने के लिए। ठीक है सर आप बोल रहे थे कैंपस प्रो पे, सर कैंपस प्रो पर नहीं लोगे अब आप? क्या क्लासेस आप बोल रहे थे ना कैंपस प्रो पे लेना शुरू करेंगे अब? अभी तारीख हो गई, 1 तारीख आ गई। सर आपने ये नहीं बोल, सर आपने कहा था जल्दी करेंगे। हाँ वो कैंपस प्रो भी होगा बॉस, एक बार रक्षाबंधन तक रुक जा, क्योंकि हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं, हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड आते ही शुरू हो जाएगा। सर गूगल क्लासरूम स्टार्ट आपने पोस्ट किया है कुछ इस पे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैसेज आया था कि तुम गूगल क्लासरूम में कोई असाइनमेंट है। वो जेडी सर का आया होगा, जयदीप सर का। मेरा जो भी मिलेगा आपको सर मिलेगा। सर पर उसमें कुछ भी नहीं आया अभी तक गूगल क्लासरूम में। कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं। वो प्रॉब्लम अलग है, वो प्रॉब्लम आप स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में बोल सकते हैं। मैं अभी सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि
जो आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है उसमें डाउट बोलिए आप लोग। सर नहीं है। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बोलिए, क्योंकि देखिए अब अगर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और वो असाइनमेंट आपने करके नहीं भेजा तो फिर आपके पेरेंट्स के पास सीधी कॉल जाएगी, पहले बता। Okay, sir. आज असाइनमेंट मिला और आपने वो संडे पहले सबमिट नहीं किया या रक्षाबंधन तक पहले सबमिट नहीं किया तो आप फिर समझ लेना गए काम। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे और दोनों ही सबमिट करने पड़ेंगे। डाउट हो तो डाउट अपने सर साथ रक्षाबंधन में छुट्टी होगी। है जी। सर रक्षाबंधन में छुट्टी होगी। रक्षाबंधन वाले दिन की छुट्टी है और मैं कल भी क्लास ना ले पाऊँ, इसलिए मैं असाइनमेंट कल ही भेज दूंगा। सब फेयर में या रफ में? गुड़िया वो आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड करता है। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है उसको आप रफ में रहने दो। जो क्वेश्चन आपको ये लग रहा है कि पता नहीं कल मेरे से होगा या नहीं होगा, कल मैं भूल जाऊंगी, वो आप अपने फेयर में रखें। चलिए एक बार मीटिंग ओवर करके दोबारा शुरू करते हैं भाई, है ना। और सुनो ओके सर। 4 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन हो जाए, उसके बाद मैं मीटिंग शुरू कर दूंगा। पहले बता दूंगा कि 11:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है। गुड। एक सेकंड, लेट मी डू। ओके वृंदा, यू आर द होस्ट नाउ, है ना। ठीक है, Yes, sir. Okay. मैंने सारी चीजें कर ली हैं जो मैंने करनी थी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और ये नेक्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं ना बेटा, जो आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, अगर किसी से वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन नहीं हुए तो आप हाइब्रिडाइजेशन से कर लें। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाला तरीके से कर लें या वेस्पर थ्योरी के तरीके से कर लें। शेप बनानी है मॉलिक्यूल की, एक्चुअल में बात तो हम लोगों को सिर्फ ये है, मॉलिक्यूल की शेप बनानी आनी चाहिए, चाहे वो आपको हाइब्रिडाइजेशन से आती हो चाहे वो आपको वेस्पर थ्योरी से आती हो। जो पॉइंट आपके लिए सिर्फ कंपटीशन के लिए होगा उस पॉइंट को मैं बता दूंगा कि वो पॉइंट आपको सिर्फ कंपटीशन के लिए रखना है। जो चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डेफिनेशन वगैरह पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस वो लिखनी पड़ती है हम लोगों को। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होगा इसका उसको याद रखना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिड मतलब क्या होता है? हाइब्रिड जो इंटरमिक्स करके बनाया जाए। तो आपने सुना होगा, सबने हाइब्रिड वर्ड जरूर सुना होगा। ठीक है, हाइब्रिड जो है वो क्या होता है? हाइब्रिड जो इंटरमिक्स, दो तीन चीजों को इंटरमिक्स करके एक नया जो बनाया जाता है उसे हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा वो हाइब्रिड नस्ल है, गाय की भैंस की हाइब्रिड नस्ल होगी, तो आपने क्या सुना होगा कि उसमें दो तीनों को मिलाकर जो है वो तब हाइब्रिड मिक्सचर बनाया जाता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन, इट इज द intermixing, it is the intermixing of orbitals। यहाँ पर ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स belonging to same atom, but having slightly different energies। मान लीजिए हम लोग हाइब्रिड बाजरा बनाना चाहते हैं। बाजरा मतलब सुना होगा सबने और सबने खाया भी होगा बाजरा। मान लीजिए हम लोग हाइब्रिड बाजरा बनाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? दो तीन बाजरों की किस्म जो है वो हम लोग मिलाते हैं और तब नया बाजरा बनाते हैं। तो हम लोग जैसे मार्केट से आप बीज खरीद के लाते हो, तो बीज कैसे होता है? हाइब्रिड बीज होते हैं। अदरवाइज लोग बाग खूब हर साल गेहूं बोते हैं, वही बोते हैं दोबारा खेतों में, लेकिन मार्केट से खरीद के लाते हैं, सरसों भी खरीद के लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीज हाइब्रिड होके आते हैं।
इट इज द इंटरमिक्सिंग, और उनपे लिखा होता है, कभी आप देखना मार्केट में अगर कोई जाओ तो गेहूं चाहिए, वो पूछेगा कौन सा गेहूं चाहिए, आपने अपने गांव में भी देखा होगा 306 गेहूं, ठीक है, 2743 गेहूं, इतना गेहूं, इतना 283 गेहूं, तो वो इंटरमिक्सिंग वाले हैं सारे चीज, इसलिए इनके नाम अलग अलग है। तो इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम, एटम सेम होने चाहिए, देखिए अगर बाजरे की बात करें तो सारे बाजरे ही होने चाहिए, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, लेकिन उनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। ठीक है, okay, but having slightly different energies. So for the formation of new orbitals, इसलिए नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज टेक्स प्लेस, एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जो एनर्जीज में डिफरेंस था ना उसको खत्म करते हैं, सबको बराबर मिला के चलते हैं, ठीक है। These new orbital, अब ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं जो आपने ये बोला, these new orbitals are called hybrid orbitals, इन नए ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। These new orbitals are called hybrid orbitals, and the process is said to be hybridization, और उस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मेरे को कैरेक्टरिस्टिक लिखनी थी लेकिन मैं कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिख रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक बाद में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी आप लोगों को मे भी कल क्लास नहीं हो पाएगी, कल तो वैसे भी मेरी क्लास नहीं है, मैं ले लेता हूँ, लेकिन मे भी कल एक्चुअल में ही मेरी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए असाइनमेंट देने से पहले मैं एक काम करवा रहा हूँ, तो ढंग से देखें, x इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ 11:30 पे छोड़ूंगा जिस टाइम पर आपकी मैथ की क्लास शुरू होगी, पहले बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट मोनो क्या हो या फिर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हो। अब आप अपना दिमाग लगाएं कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके या फिर एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, खुद सोचने की बात है। तो आप बात कर देखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट है एंड ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट है बच्चा, वो आपके मोनोवैलेंट है। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अगर आपको किसी में मिलते हैं तो वो मोनोवैलेंट होते हैं। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये आपके होते हैं मोनोवैलेंट ग्रुप 17 के। तो आपको सिर्फ मोनोवैलेंट हो तो ही गिनने हैं, मोनोवैलेंट नहीं हो तो आपको नहीं गिनने। मतलब अगर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, आप चेक कर सकते हैं, 2 और कितना 6। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होगा, 1 से नहीं होगा, 2 से होगा, तो ये मोनोवैलेंट नहीं हुआ, ये क्या हुआ, डाइवैलेंट। हमें सिर्फ मोनोवैलेंट गिनना है। तो कभी ऑक्सीजन वगैरह आ जाए, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन होगा एटॉमिक नंबर 7, 2 और कितना 5, तो नाइट्रोजन देखिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, तो ये भी मोनोवैलेंट नहीं हुआ। फ्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 9,
2 और कितना 7। आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो हम लोग उनको मोनोवेलेंट बोलेंगे या उनको ही गिनेंगे जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, या जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता हो स्टेबल होने के लिए। उसके बाद इस प्लस माइनस चार्ज का मतलब क्या है? इस प्लस माइनस चार्ज का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज हो तो ऐड कर देना, और पॉजिटिव चार्ज हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना। किसी मॉलिक्यूल पर अगर चार्ज दिया गया है तो अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ऐड कर देना, और अगर पॉजिटिव चार्ज दिया गया हो तो क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना। ये चीज थी यहाँ पर। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला सबने लिख लिया होगा। अब मैं कहता हूं अगली बात कि x इक्वल टू, पीछे आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी में शेप्स पढ़ी थी, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन का नाम बताऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन से क्लियर हो जाएगा। आपने जो x निकाला है ऊपर, अगर उस x की वैल्यू 2 आती है, कितनी आती है? अगर उस x की वैल्यू 2 आती है तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसकी शेप कैसी बनेगी? उसकी शेप इस तरह से बनेगी, a b और b। ठीक है, कितना एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर के लिए जो शेप बनाई थी वेस्पर थ्योरी में, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर, उसके बाद मान लीजिए x इक्वल टू 3, क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और तीनों के तीनों कैसे? बॉन्ड पेयर। उसके लिए जो शेप बनाई थी वो बनानी है यहाँ पर, तो इससे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कितना एंगल था? 120 डिग्री का एंगल था। इस शेप का नाम था ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, x इक्वल टू 4, 4 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक है, कैसी शेप होती है? जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, वेस्पर से बनाओ चाहे हाइब्रिडाइजेशन से बनाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप तरीका ये भी यूज कर सकते हो वहां पर। अब उसके बाद बोला गया x की वैल्यू अगर कितनी आती है? 5 आती है, तो वहां पर p में 3 ही, और s में एक ऑर्बिटल होता है, एक आ गया, p में 3 होते हैं, p में 3 आ गए। अब नंबर आता है d का, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d। 5 हो तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए शेप बनाई थी, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इसमें इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है, ये वाला वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। जो एटम, 3 एटम एक ही प्लेन में मैंने बताए थे, उनके बीच में एंगल 120 डिग्री का है, और जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है उनका एंगल 90 डिग्री का है। x की वैल्यू अगर 6 ले लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3d2। ठीक है, sp3d2 में ये शेप बन रही है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए याद करो, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ठीक है, इसमें सारे एटम जो हैं वो कितने एंगल पर होंगे? 90 डिग्री के एंगल पर होंगे। इसे आप लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो। ठीक है, अगली बात करें x इक्वल टू 7 की।
x इक्वल टू 7 की बात करें तो वहां पर क्या हुआ sp3d3, ठीक है, क्या होगा, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूं आपको। पहले तो ये ऑक्टाहेड्रल बना लिया, कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए, 7, तो 6 हो चुके हैं, एक ये हो गया आउटसाइड की तरफ, ठीक है। इसका नाम होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की तरह से बाकी एंगल तो इसमें 90 डिग्री के ही होंगे, लेकिन सिर्फ ये बाहर जो निकल रहा है, ये वाला जो बनाया है, ये एंगल 72 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो कई बार एंगल ही पूछ लेता है, तो एंगल अपना याद रखें। अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, x की वैल्यू जो है, मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया गया XCO3, एक दिया गया XCF2, एक दिया गया XCOF2, ठीक है। ये 3 एग्जांपल में लिख रहा हूं। सबसे पहले देखिए XC जीनो नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, प्लस ऑक्सीजन इज नॉट ए मोनोवेलेंट, कितना 0, कोई चार्ज नहीं है 0, डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 4 आया। अगर x की वैल्यू 4 आती है तो मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन sp3। मैं यहाँ पर 2-3 चीजें लिखूंगा, मेरी बात ढंग से देख लेना। x इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, प्लस मोनोवेलेंट, फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, कितने हैं 2, कोई चार्ज नहीं 0, डिवाइड बाई 2 कितना आया 5, 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d। XCOF2, x इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, प्लस ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, कितने हैं 2, 4 0, डिवाइड बाई 2, इसका भी कितना 5, 5 मतलब वही sp3d। अब मैं यहां लिख रहा हूं ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल में इस तरह का अरेंजमेंट था, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री जो है वो भी बताई कैसी होगी, ट्राइगोनल। आप ये ना सोचे सिर्फ आप लोगों की क्लास है 11:30 पे जस्ट ओवर होती, मेरी भी क्लास है 11:30 पे, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसकी शेप किस तरह से थी, ए बी 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 और बी, ये टाइप, इसकी ज्योमेट्री भी यही होगी। अब ये देखिए, ये एक्स ही लिख दिया, आपके पास जोड़ने के लिए 4 आइटम होने चाहिए, लेकिन 4 नहीं है मेरे पास, तो कितने हैं 3 है, तो एक लोन पेयर होगा। तो याद करो वेस्पर में एक लोन पेयर कहाँ रखते थे, एक लोन पेयर कहाँ रखते थे, ऊपर की तरफ। क्या शेप बनेगी, पिरामिड, इसकी शेप पिरामिडल हुई। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन शेप पिरामिडल होगी, ये चीज बताने की थी। यहाँ पर देखिए XC, अब जोड़ने के लिए 5 आइटम होने चाहिए, लेकिन कितने हैं, 2 हैं, मतलब 3 क्या रहेंगे, लोन पेयर रहेंगे। तो याद करो वहां पर क्या शेप बनी थी, वो शेप मैंने आपको उस टाइम पर भी बोला था कि भैया इन शेप्स को याद रख लेना, ये शेप्स बहुत काम आएंगी आगे भी। ये हो गया, कैसी शेप बन गई, लीनियर शेप। देखो ज्योमेट्री अलग है, शेप अलग है, हो सकता है ज्योमेट्री और शेप एक ही हो, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। XC, अब जोड़ने के लिए कितने आइटम है, 3 आइटम है, मतलब 2 क्या रहेंगे, लोन पेयर। तो आपको याद हो तो 2 लोन पेयर हमने इस तरफ दिखाए थे ऐसे, ठीक है भाई, ये शेप हो गई, ओके। मैं नोट्स भेज दूंगा अगर किसी बच्चे के छूटे हुए हैं तो, ठीक है। मेरी बात सुने अब ढंग से बेटा, जिस भी बच्चे का डाउट हो, नोट्स आपको मिल जाएंगे अभी, ठीक है। जिस भी बच्चे का डाउट हो उसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिए गए हैं आपको करने के लिए।
तो वो क्वेश्चंस करें आप लोग, एक बार हाइब्रिडाइजेशन तक कंप्लीट करें। जिसका जो डाउट हो वो आज ही पूछ ले शाम तक, मैं उसको चाहे पर्सनली बताऊं चाहे कैसे बताऊं उसको बता दूंगा, लेकिन आज ही पूछ ले और नोट्स कंप्लीट करें अपने। देखो अगर आप खुद देखेंगे ना नोट्स को, तो मैंने खुद ही बनाए हैं, तो मैंने भी जाग के ही बनाए होंगे, लिखे होंगे, तो आप लोगों भी उनको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट जो राइट डाउन नहीं कर पाया होगा वो अभी कर लेगा, मैं भेज देता हूँ, कल के भी और आज के भी भेज दूंगा। ठीक है, ओके, 5 मिनट पहले छोड़ दिया, अब आप आराम से अपनी क्लास ले सकते। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है तो एक बार बोल लीजिए जल्दी से। किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, ओके, बाय बाय। वृंदा मीटिंग ओवर करो। Yes, sir. Yes, sir.